नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय जैतपुर। इस वीडियो में हम क्लास 7 के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है ऑन इक्विलिटी, समानता, उसको स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हमने टोटल 8 टॉपिक में डिवाइड किया है, जो कि इस प्रकार से रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्विलिटी और उससे रिलेटेड एक स्टोरी देखेंगे कांता देवी की, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक में है। उसके बाद इक्वल राइट टू वोट, यानी जो वोट देने का जो समान अधिकार है, उसको जानेंगे। उसके बाद दो केस स्टडी देखेंगे। एक तो देखेंगे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और दूसरी देखेंगे हम केस स्टडी अंसारी फैमिली की। ठीक, उसके बाद जो 4 होगा हमारा रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी जो गरिमा का जो मूल्य होता है, किसी व्यक्ति की जो गरिमा होती है उसका मूल्य क्या है। इसके बाद भारत में ये देखेंगे कि जो इक्विलिटी वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, यानी सच्चाई में इक्विलिटी है या नहीं है। ठीक, इसके बाद देखेंगे इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें समानता की क्या स्थिति है। इश्यू ऑफ इक्विलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, इसके लिए हम जो यूएस है, अमेरिका, उसके केस स्टडी लेंगे सिविल राइट मूवमेंट की, जो कि हमारी टेक्स्ट बुक से ही है। और लास्ट में हम देखेंगे चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो सिविक्स है उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मिडिल क्लास, जो हमारा मिडिल स्कूल है, उसमें 6, 7, 8 to 10 तक जो एक नया सब्जेक्ट है वो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है, सिविक्स है। तो जनरली इस चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जनरली हम जो हमारे कोर टॉपिक होते हैं वो पीपल पार्टिसिपेशन होता है, यानी डेमोक्रेसी में किस तरीके से भागीदारी निभाते हैं, अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इसके अलावा अगर कम्युनिटी या स्टेट या लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्यूशन करने के जो टॉपिक होते हैं उसको कवर करते हैं। जस्टिस हुआ, इक्विलिटी हुई, राइट्स, ड्यूटी, है ना, जेंडर इक्विलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गरीबी, पब्लिक इशू, कैंपेन, मूवमेंट, इस प्रकार के जो तमाम सब टॉपिक होते हैं ना, वो हम किस में स्टडी करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो हमारी सिविक्स सब्जेक्ट है उसमें हम इनको स्टडी करते हैं। अब जैसा कि आप सभी को पता है इसे कि 6th क्लास में हमने पंचायती राज पढ़ा था। इस साल हम जो 7th में आए तो स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, और अगले साल जब हम 8th में जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम स्टडी करेंगे। जबकि 9th और 10th में जब हम सिविक्स को पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो इन तीनों को कॉम्बाइन करके अलग अलग इनके डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट होंगे ना, उनको स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन। तो देखो, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। जैसा कि हमने क्लास 6 की जो बुक थी, ये वाली याद आई, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1, तो इसको जब हमने स्टडी किया था ना, तो देखो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो हमने क्या क्या स्टडी किए थे। जैसे पीपल पार्टिसिपेशन, यानी लोकतंत्र में जो व्यक्तियों की भूमिका किस तरीके से होती है। यदि लोकतंत्र में कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई संघर्ष आ जाता है या कोई विवाद आता है, तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होता है, तो लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। इस प्रकार से हमने ये भी देखा था कि लोगों को किस तरीके से जस्टिस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, या फिर सोशल हो या पॉलिटिकल हो, तो उनको जस्टिस कैसे दिया जाता है। साथ ही साथ में हमारा जो लास्ट टॉपिक था ना 6th क्लास में, तो इक्विलिटी था, तो इक्विलिटी को भी हमने जाना था। अब देखो, इस चैप्टर में जो इक्विलिटी है ना, वही हमारा ये जो चैप्टर है ना हमारा, वो इक्विलिटी से। और इक्विलिटी जो होता है ना, इक्विलिटी मतलब समानता। तो ये क्या होता है, जो डेमोक्रेसी होता है ना, उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। तो इक्विलिटी को हम जो समानता होती है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, हमारा जो इक्विलिटी से रिलेटेड सबसे पहले जो स्टोरी ऑफ कांता देवी, उसको जान लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, इस बार भी आपको बता देता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उसको साथ में रखना है, और उसको स्टडी भी साथ के साथ में ही करते जाना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जो कांता देवी की जो कहानी है या स्टोरी, उसको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ लीजिए। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो पढ़ने के बाद देखो, हमारे पास 2 केस आते हैं। पहला केस है कि जब जिस दिन इलेक्शन डे होता है, कांता देवी जहाँ पे जिस शहर में रहती है, उस दिन इलेक्शन डे होता है, तो सभी वर्ग के लोग, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो, या फिर वो हाउस मास्टर हो, या फिर वो अलग अलग जॉब में स्टूडेंट हो, ट्रेडर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, सब एक ही लाइन में लग के और वोटिंग राइट देते हैं। पहला केस तो हमें ये पता लगा। लेकिन
कांता देवी क्या होती है, एक डोमेस्टिक वर्कर होती है जो किसी दूसरे घर में कार्य करती है और उससे जो इनकम होती है, जो अर्निंग होती है, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करती है। तो जब वो वोट दे के आती है घर पे, तो उसकी जो बेटी है ना, गुड़िया, वो बीमार होती है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं। देखो, एक तरह तो वोट देने की तो इक्वलिटी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो जो अपनी मालकिन है उनसे पैसे लेती है। तो मालकिन भी उनसे बोलती है कि अगली बार से एडवांस नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो फिर कांता देवी अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ फिर से उसको जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, वो इक्वली नहीं मिलती है। यानी कि जब वो मेडिकल फैसिलिटी के लिए लाइन में जाती है ना, ओपीडी में जाती है ना, ओपीडी में जाती है हॉस्पिटल के में, तो उसको इक्वलिटी नहीं मिलती है वहाँ पे, और उसको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। अब देखो इस केस में क्या दिखाना चाह रहे हैं राइटर, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब वो वोटिंग देने जा रही है, तब तो एक समान लोग एक तरीके से वोट राइट, मतलब वोटिंग जो वोट है ना अपना, वो दे रहे हैं। जबकि अगर वो हॉस्पिटल में जा रही है ना, तो उसके पास पैसा नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरा, हॉस्पिटल भी गई तो वहाँ उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो देखो इसमें यही चीज़ दिखाई गई है कि हो सकता है हमें वोटिंग राइट में इक्वलिटी हो, लेकिन जो दूसरे सेक्टर हैं, दूसरे जो फैक्टर हैं, उनमें हमें इक्वलिटी नहीं है। तो कांता देवी की स्टोरी में ऐसा ही होता है कि उसको जब वो, एक तो मनी के रूप में वो गरीब है, तो वो गरीब है, तो वो पैसे के हिसाब से इक्वल नहीं है, उसकी इक्वल इनकम नहीं है। दूसरा, वो जब मेडिकल में फैसिलिटी लेने जाती है, तो वहाँ पे भी उसको उसका नंबर लेट आता है। ठीक, अब देखो इक्वलिटी होती क्या है। तो देखो, इक्वलिटी इज अ कंडीशन इन विच एडवोकेट अपॉर्चुनिटी। देखो, एडवोकेट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब होता है कि पर्याप्त अवसर। यानी कि इक्वलिटी का मतलब होता है कि भारत के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर सिटीजन को एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। लेकिन क्या कांता देवी की कहानी में ऐसा था? कांता देवी की कहानी में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक तो गरीब थी, गरीब महिला थी। दूसरा, गरीब होने के कारण उसको हॉस्पिटल में भी जो अपना बच्ची का इलाज कराना था वो लेट हो गया। तो देखो उसको अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इक्वल नहीं मिल रही है। अब देखा जाए तो ये सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी होती है इक्विलिटी। तो आप इक्विलिटी को समझ गए हो कि इक्विलिटी क्या होती है, कि प्रत्येक व्यक्ति को जब पर्याप्त अवसर मिलते हैं, एडवोकेट अवसर मिलते हैं, एडवोकेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो उसको कहते हैं हम इक्विलिटी। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इक्विलिटीज़ होती है वो क्या क्या होती है। जैसे इक्वल ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो जैसे सोशल इक्वलिटी, समाज में जाति के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, वो मेल है या फीमेल है, उसके आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। रेशियल इक्वलिटी, जैसे रेस का मतलब यहाँ पे जैसे कोई काला है, कोई गोरा है ना, या फिर कोई ट्राइबल है, तो या फिर कोई दलित व्यक्ति है, तो उसके साथ उसके आधार पे भी क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा रिलीजियस राइट्स हैं, है ना, तो रिलीजियस के आधार पे भी उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी एंड इक्वल बाइंग पावर, देखो ये बहुत ज़रूरी होता है। इक्विलिटी जो इनकम में है ना, जैसे कांता देवी की कहानी में यही होता है कि जो कांता देवी है ना, उसकी जो इनकम लेवल है ना काफ़ी लो होती है, डेली वेजेस पे अपना काम करती है, दिन भर की जो मजदूरी होती है उसी के आधार पे। तो देखो, तो उस आधार पे उनको इक्विलिटी नहीं है, वो गरीब है। दूसरा है पॉलिटिकल इक्विलिटी, वन मैन वन वोट। देखो, वन मैन वन वोट तो इंडिया की डेमोक्रेसी में है, लेकिन पॉलिटिकल इक्विलिटी का मतलब है कि जितने भी भारत के राजनीतिक संस्थान है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, या फिर पंचायती राज हो, कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं ना, उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। महिलाओं को ही नहीं, वहाँ पे दलितों को, वहाँ पे आदिवासियों को, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इसके अलावा इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो देखो, इक्वलिटी होना किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है, इंडियन डेमोक्रेसी में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने इक्वलिटी को समझा। इसके बाद इक्वल राइट टू वोट। तो देखो, इक्वल राइट टू वोट जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि किसी की कास्ट के आधार पे, किसी के रिलीजन के आधार पे, किसी के एजुकेशन स्टेटस के आधार पे, या फिर वो कहाँ पे जन्म हुआ है, उसका बर्थ कहाँ का है उसका, है ना, इन सब के आधार पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यानी इन सब चीज़ों के आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसको वोटिंग राइट होना चाहिए। तो यही इक्वल राइट टू वोट होता है, या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज होती है। अब देखो, इंडिया में अगर आप जो
वोटिंग राइट्स को देखोगे तो इंडिया में वोटिंग राइट जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, भारत में जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये इनेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो तभी से भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या दलित हो या आदिवासी हो या माइनॉरिटीज हो या ओबीसी हो या जनरल हो, सबको यूनिवर्सल अडल्ट राइट यानी वोटिंग राइट मिला है। किसके अंडर? अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल है इसका 326, 326 आर्टिकल भारत के संविधान के तहत सभी को वोटिंग राइट मिला है। ठीक। और देखो जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 से लेके 1950 टू 1989 तक जो वोटिंग राइट है ना लोगों के, वो जो एज थी वो थी 21 ईयर्स, यानी जब तक कोई व्यक्ति 21 साल का नहीं हो जाता था तब तक वो वोट नहीं दे सकता था। लेकिन 1989 में द कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 को लाके 1989 में, ये याद रखना है, 1989 में इसकी जो एज है ना वो कितनी कर दी गई? 18 ईयर्स। यानी अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय, पुरुष महिला हो या गरीब हो या अमीर हो, उसको वोटिंग राइट मिल गया कितनी एज में? जब वो 18 का हो जाएगा। इसके अलावा देखो ये जो है ये नोटा का सिंबल है। हमारे जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं, चुनाव सुधार हुए हैं ताकि डेमोक्रेसी और मजबूत हो, तो अगर किसी कैंडिडेट को हम पसंद नहीं करते हैं कि ये कैंडिडेट योग्य नहीं है, तो हम उसके लिए किसी भी कैंडिडेट को जब हम पसंद नहीं करते ना सभी कैंडिडेट में से, तो हम वहाँ पे ये बटन है ना ये दबा के आ जाते हैं, नन ऑफ द अबाउ, यानी हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको चलाने के लायक ये लीडर नहीं है। या फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है वो चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए के कैंडिडेट हो, या सरपंच के हो, या मेयर के हो, या वार्ड पंच के हो, तो अगर वो योग्य नहीं तो हम कौन सा बटन दबा सकते हैं? नोटा का। सभी बच्चे नोटा का जो बटन है, जो सिंबल है, इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछे क्योंकि उन्होंने वोटिंग राइट्स का यूज किया है, तो आप उनसे नोटा के बारे में पूछें। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग का लोगो है, ये वाला लोगो जो सिंबल होता है वो है। अब देखो हम यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से भी अपना कंपेयर करते हैं, तो देखो इंडिया में यूनिवर्सल जो वोटिंग राइट आया है ना 1950 में आया है। कब आया है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद संविधान को लागू किया गया। जबकि आप कहते हैं ना कि जो विकसित देश हैं, देखो ये विकसित देशों में भी देखो, आप ऑस्ट्रेलिया को देखो और यूएसए को देखो, जो अपने आप को काफ़ी डेवलप्ड नेशन कहते हैं, विकसित कहते हैं कि हम सबसे बेहतरीन है, लेकिन वहाँ पे देखो सभी लोगों को वोटिंग राइट कब मिले हैं? 1962 में, और अमेरिका में मिला है 1965 में। देखो ये स्थिति थी इन देशों में। और ये कहते हैं कि हम स्पेन को देखो, स्पेन की जिसकी हम बात करते हैं, इन देशों में भी हमसे बाद में सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज मिली है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग राइट कब दिया है इन्होंने? हमसे बाद में। देखो यहाँ पे, जबकि इंडिया ने तो 1950 में ही दे दिया, ये रहा 1950 में ही दे दिया इंडिया ने तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में भी हम हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको मजबूती बनाएंगे और वोटिंग राइट का सभी को यूज करना चाहिए। जैसे आप वोटिंग राइट एज में आ जाओ, ठीक। तो ये हमारा वोटिंग राइट हो गया। इसके बाद है जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था अदर काइंड ऑफ इक्विलिटी। तो देखो इसमें दो केस स्टडी देखनी थी हमें। फर्स्ट जो केस स्टडी होगी वो एक दलित चाइल्ड की होगी, और जो दूसरी केस स्टडी होगी हमारी वो मिस्टर एंड जो मिसिज अंसारी है उनकी केस स्टडी होगी। तो देखो सबसे पहले हम जो फर्स्ट केस स्टडी है दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल, इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ये देखो ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं जो कि दलित राइटर हैं। देखो दलित का मतलब इंडिया में जो नीची जातियां होती है उनके संदर्भ में लिया जाता है। हालांकि देखो नेचुरली प्राकृतिक रूप से कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं होता है, वो बायोलॉजिकली बिल्कुल भी नीचा होता है। उसका वही राइट है, प्राकृतिक अधिकार है जो एक दूसरे व्यक्ति का होता है। तो नीचा और ऊंची जाति का कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन हमारे देश में जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं या जो हुआ हमारे इतिहास में, तो उसके कारण जो कुछ जातियां हैं ना उनको हमारे जो कल्चर था उसने नीची जातियां बना दिया और कुछ जातियों को अपर कास्ट बना दिया। जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था वर्ण व्यवस्था, तो हमने जाना था कि सबसे पहले हमने वैदिक पीरियड को पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने पोस्ट वैदिक पीरियड हिस्ट्री में,
है ना। तो जो वैदिक पीरियड था ना, तो कोई भी जो व्यक्ति था वो जिस काम को करता था ना वो उसी वर्ण में आता था। जैसे मान लो कोई वर्शिप का काम कर रहा है, पूजा का काम कर रहा है, पूजा अर्चना का, तो पुजारी होगा, ब्राह्मण होगा। कोई व्यक्ति अगर वॉरियर है तो वो क्या होगा, क्षत्रिय होगा। कोई व्यक्ति अगर ट्रेड बिजनेस का काम करता है तो वो वैश्य होगा। जो कोई दूसरे काम करता है जैसे एग्रीकल्चर या फिर जैसे चमड़े के काम करता है तो वो क्या होता था, शूद्र। लेकिन ये क्या था, ये उसकी वर्क के बेसिस पे था, वो जो काम करता था। लेकिन जब पोस्ट वैदिक पीरियड आया, पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, है ना, तो इस काल में क्या हुआ कि ये बर्थ बेसिस हो गया। यानी अब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बना, वैश्य का बेटा वैश्य बना और शूद्र का बेटा शूद्र बना। तो जो शूद्र बने जो जन्म के आधार पे, तो उन्हीं की जो जनरेशन थी ना वो लंबे समय तक उनको सप्रेस्ड किया गया, उनको बार बार दबाया गया समाज के द्वारा। तो उन्हीं में से एक जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उनकी ये कहानी है। तो ये एक ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो लोगों का झूठा होता है। झूठन का मतलब यही है कि जो लोगों का झूठा खाना होता है, जिसको छोड़ देते हैं, उसको ये जाति खाती थी। तो उन्होंने, वो बहुत बड़े दलित राइटर थे, उन्होंने कई अच्छी अच्छी ये जो झूठन बुक्स है उन्हीं ने लिखी है। तो इसमें क्या होता है कि जब वो अपने बारे में लिखते हैं कि जब वो स्कूल में जाते थे, उनकी क्लास में जाते थे, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया जाता था। उनको फ्लोर में बिठा दिया जाता था, है ना, और उनको कभी भी मतलब क्लास के सबके पीछे बिठाया जाता था, है ना। इसके अलावा साथ साथ में जो हेड मास्टर थे उस स्कूल के, वो हेड मास्टर जो था ना, जो ग्राउंड की सफाई थी ना, वो सब किनसे करवाते थे, इनसे, ओम प्रकाश वाल्मीकि से। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जो दलित जाति से थे, जो एक झूठन जाति थी उससे थे, तो उनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनकी जाति के आधार पे। जो कि इक्विलिटी का जो हमारा सोल ऑफ कॉन्सेप्ट है, हमारी डेमोक्रेसी का जो आत्मा है, इक्विलिटी, समानता, तो उसको वो पूरा नहीं, मतलब उस जगह वो जो जो हमारी जो इक्विलिटी का जो आइडिया है ना, वो पीछे छूट गया और लोकतंत्र कमज़ोर हो गया। और ये सच्चाई है कि आज भी भारत के कई सारे हिस्सों में लोगों के साथ इसी तरीके से व्यवहार किया जाता है जैसा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने के साथ हुआ। अब देखो, आप जो झूठन है ना, ये बुक आप पढ़ सकते हो, इससे आपको पता लगेगा किस तरीके से एक दलित के साथ भेदभाव किया जाता है। यहाँ दलित की जो मीनिंग है वो दे रखी है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन या टूटा फूटा, जिसमें वो कहते हैं ना, डिग्निटी की भी फीलिंग नहीं होती। इस तरीके से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है भारत में। तो हमारा, अगर हमें हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, उसको पावरफुल बनाना है और हमारे देश को आगे लेके जाना है दुनिया में, तो इन्हें भी हमें बराबर लाना ही होगा और इन्हें भी बराबर आना ही होगा। ठीक, तो ये जो पहली केस स्टडी है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। इसके बाद जो सेकंड केस स्टडी है वो है मिस्टर एंड मिसिस अंसारी की। तो देखो, मिस्टर और जो मिसिस अंसारी हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से थे और वो काफ़ी पैसा कमाते थे क्योंकि वर्कर क्लास से थे। और उनको क्या लेना था, एक अपार्टमेंट लेना था रेंट में, बड़े शहर में। बड़े शहर में क्या लेना था, एक मकान लेना था किराए से। तो वो एक डीलर के पास गए, जो डीलर था उन्होंने उनको रूम दिखाया। लेकिन जब वो रूम भी पसंद आ गया उनको अपार्टमेंट भी पसंद आ गया। लेकिन जब अपार्टमेंट का जो मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उसने पूछा कि आपकी जाति क्या है, आपका नाम क्या है, तो जैसे उन्होंने कहा ना कि हम मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, तो उसके आधार पे जो उनके साथ भेदभाव करने लग गए। ये कहने लग गए कि आपकी तो मतलब जाति ऐसी है और आप तो जैसे नॉनवेज खाओगे, है ना, तो यहाँ पे हमारे यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है। तो इस तरीके से मतलब वो आनाकानी करने लग गए। वो कहने लग गए कि हम आपको नहीं रखेंगे। तो मिस्टर और जो मिसेज अंसारी थी, उनके मन में ये आया कि भाई ये कौन बात हो गई, हम भी तो रह सकते हैं ना, हम भी आप ही की तरह इक्वल हैं। हो सकता है हमारी जो फूड है वो डिफरेंट हो सकता है और हम खाते हो ना खाते हो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे आपने जो मैं हमारा सरनेम देखा उसी के साथ आपको जो नॉनवेज वाली बात है वो आ गई। तो देखो, आपको सभी बच्चों को पता है, हमने जब 6 क्लास में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को पढ़ा था, पहला जो चैप्टर था सिविक्स में, तो हमने देखा था कि इंडिया में कितनी फूड डाइवर्सिटी है। भारत के प्रत्येक हिस्से में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड्स जो होते हैं ना, उनको खाया जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में चावल गेहूँ है, साउथ इंडिया में चावल है लेकिन फिश भी होती है, उनके साथ मटन होता है, मीट होती है ना। इधर नॉर्थ जो ईस्टर्न इंडिया है, उधर जो फिश है उसका काफ़ी यूज करते हैं। तो मतलब पूरे इंडिया में फूड की जो डाइवर्सिटी है ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो उनके फूड के आधार पे ही मतलब उसके आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो कि एक गलत था। उनके साथ इस आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देखो, ये एक मूवी का पोस्टर है, माय नेम इज़ खान।
शाहरुख खान की मूवी थी 2011 2001 में। जो अमेरिका है उसमें अटैक हुआ था, जिसको ओसामा बिन लादेन ने किया था, जो वॉल स्ट्रीट जो अमेरिका की जो वाशिंगटन डीसी है वहाँ पे। तो उससे क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन जो थे ना जो था ना वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। तो अमेरिका ने जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में ये कर दिया, या फिर अमेरिका के जो लोग थे ना उन्होंने ये मान लिया कि सभी जो मुस्लिम हैं, जो जाति के लोग हैं पर्टिकुलर, वो ख़राब होते हैं। तो इस मूवी में ये यही बताना चाहते हैं इस मूवी में कि भाई किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम से सारी कम्युनिटी को हमें बदनाम नहीं करना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो। अगर किसी आदिवासी व्यक्ति ने एक गलत काम कर दिया तो पूरे आदिवासियों को हम बदनाम नहीं कर सकते। चाहे वो दलित हो, एक दलित ने गलत काम कर दिया तो पूरी कम्युनिटी को हम गलत नहीं कह सकते, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, है ना, या किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी कास्ट से हो। लेकिन अगर किसी ने एक गलत काम कर दिया तो उसके आधार पर पूरी कम्युनिटी को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो ये मिस्टर और जो मिसेज अंसारी है उनकी केस स्टडी भी हमने देख ली। अब देखो जो दोनों ही केस स्टडी थी, दोनों ही केस स्टडी में कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जैसे इनके साथ स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हुआ था इनकी जाति के आधार पे, जो दलित थे ये, है ना, और इनके नाम के आधार पे इनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। अब देखो आपको जैसे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। जब आप क्लास 8th में जाओगे तो आपका एक सिविक्स में चैप्टर आएगा अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, जो हास्यकरण का चैप्टर है आपका सिविक्स में आएगा वो। तो उसमें और डीप से इनको स्टडी करेंगे, दोनों जो केस स्टडी है ना उनको। तो ये जो इस तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। तो देखो अगर इनके साथ इनकी जाति के आधार पे जो व्यवहार किया गया है स्कूल में, तो जो इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंचाता है। ओम प्रकाश जी के साथ जो हुआ, उसी के साथ जो मिस्टर और जो मिसिज अंसारी है, वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो अच्छा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब उनका सरनेम लोग सुनते हैं तो उसके आधार पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनकी डिग्निटी को हर्ट होती है, जो गरिमा होती है ना वो हर्ट होती है। ठीक, अब देखो जो हमारा 4 टॉपिक है ना, इन्हीं दोनों केस स्टडी को आगे लेके जाएगा। तो इसमें है कि रिकग्नाइजिंग डिग्निटी, किसी व्यक्ति की जो गरिमा होती है तो उसका मूल्य क्या होता है। तो देखो जिस तरीके से अंसारी साहब को या फिर जो ओम प्रकाश जी थे उनको ट्रीट किया गया, वो बिल्कुल जो उनकी डिग्निटी थी ना, एक मानवीय जो जैसे मैं हूँ या आप हो, तो आपका एक वजूद है, चाहे आप किसी भी क्लास से हो, चाहे काफ़ी पैसे कमाने वाले हो या आप गरीब हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति का एक जीवन होता है, उसकी डिग्निटी होती है, तो उसको हमें हर्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में याद रखना है बच्चों आपको कि किसी को भी हमें हर्ट नहीं करना है। अब देखो इसमें एक जो मूवी आई थी दीवार अमिताभ बच्चन की 1975 में, तो उसमें क्या होता है कि जो अमिताभ बच्चन होते हैं ना, वो जब छोटे होते हैं तो बूट पॉलिश का काम करते हैं। पहले आप ये जो ऑडियो क्लिप है इसको सुनो। ओके, ऑडियो क्लिप नहीं चल रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो अमिताभ बच्चन होते हैं ना, इसको बाद में ऐड कर दूंगा मैं, एडिट करके, और जो पीछे पीछे की तरफ इसको ऐड कर देंगे ऑडियो को। तो अमिताभ बच्चन जो होते हैं ना, छोटे होते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, बूट पॉलिश का काम करते हैं। अब बूट पॉलिश का जो काम है ना, उसमें काफ़ी कम अर्निंग होती है, लेकिन वो मेहनत करके ही तो ये सारा काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो ये एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है, उसको पैसे हाथ में नहीं देता है, फेंक देता है उसकी तरफ। तो फिर जो अमिताभ बच्चन जो छोटे होते हैं तो वो खड़े होते हैं और बोलते हैं, ये बच्चा बोलता है कि देखिए साहब, मैं मेहनत से काम कर रहा हूँ और आप मुझे इस तरीके से पैसे फेंक के नहीं दे सकते हो, आपको मुझे पैसे हाथ में देने चाहिए। तो फिर फाइनल में जो व्यक्ति है, इनको हाथ, जो अमिताभ बच्चन का जो छोटा रोल होता है, ये जो बच्चा होता है ना, इसको हाथ में देता है। तो देखो अपनी डिग्निटी की बात करता है कि चाहे मैं छोटा काम करूं या मैं करोड़ों रुपए का काम करूं या मैं 150 रुपये 200 रुपये दिन जो डेली वेजेस का काम करूं, लेकिन मेरी एक डिग्निटी है, मेरी एक गरिमा है, और आप उसको हर्ट नहीं कर सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो डिग्निटी है ना, वो इक्विलिटी के साथ साथ बनी रहनी चाहिए, ताकि वो सही तरीके से अपने जीवन को जी सकें। इसके बाद देखो जो हमारा टॉपिक 5 है, डज इक्विलिटी एग्जिस्ट। तो जो इक्विलिटी है वो बहुत ही, आप सभी को पता है, इंडिया की सच्चाई तो यही है कि भारत में 98 जो % पीपल है, पॉपुलेशन है भारत की, वो सिर्फ 2% वेल्थ जो है इंडिया की, उसमें अपना जीवन यापन कर रही है।
तो देखो भारत के 98% जो लोग हैं ना, शायद वो जो गरीबी या मिडिल क्लास से हैं, गरीब या मिडिल क्लास से हैं। तो भारत में काफ़ी ज़्यादा लोग तो हैं गरीब और काफ़ी लोग हैं रिच, अमीर हैं। तो ये एक प्रकार की इनइक्वलिटी है। तो इक्वलिटी कहाँ है? इसके अलावा हमारा जो कास्ट सिस्टम है, बहुत ही जो कहते हैं ना रिज्ड टाइप का कास्ट सिस्टम है, कठिन है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लो जो टॉप ऑर्डर है उसमें ब्राह्मण होते हैं जो कि वर्शिप का काम करते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय होते हैं जो वॉरियर थे, उसके बाद वैश्य होते हैं जो कि बिजनेसमैन थे, और अब जो ये थे ये दूसरे काम करते थे। तो ये तो खैर हालांकि जो वर्ण व्यवस्था थी इसको तो अबोलिश कर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ये तो समाज में है नहीं अब बाय रूल और बाय लॉ तो। बट फिर भी क्या है, जो प्रैक्टिस होती है ना, लोगों का जो जीवन यापन होता है, जो संस्कृति, उसमें ये सब चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आज भी जो कास्ट सिस्टम है ना काफ़ी रिज्ड है। यानी का आप जैसे दो एग्जांपल मैं देता हूँ, गाँवों में या शहरों में आज भी अपनी जाति से बाहर दूसरी जाति में व्यक्ति खाना नहीं खाता है, जो फूड होता है ना, जो खाना होता है उसको नहीं खाता है, और अपनी जाति से दूसरी जाति में मैरिज भी नहीं करता है। तो इस तरीके की जो दो रिस्ट्रिक्शन है ना, इससे जो कास्ट सिस्टम है ना काफ़ी पावरफुल है। इसके अलावा इंडिया में जो दलित्स हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, हालांकि ये नीची जाति के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनमें उतना ही तजुर्बा, उतनी नॉलेज होती है, उतना ही ज्ञान होता है, उतना टैलेंट होता है जितना दूसरे व्यक्ति में होता है। जैसा कि आपको पता है ये भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जो कि दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन आज पूरे भारत का जो सिस्टम चल रहा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, तो वो दलित ही थे। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ होती है, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनकी जो डिग्निटी है, इनकी जो इक्वलिटी है वो इंडिया में हर्ट होती रहती है। तो सही तरीके जो प्रॉपर तरीके से इंडिया में डिग्निटी और इक्वलिटी नहीं है, हालांकि आ रही है, धीरे धीरे इंडिया में सिस्टम बदल रहा है, लोगों में इस चीज़ को लेके अवेयरनेस आई है, लोगों में बराबरी की जो भावना है ना उसका बढ़ावा, उसको विस्तार मिला है। इसके बाद है इक्विलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा आयन, हमारा जो संविधान है, वो हर व्यक्ति को इक्वल रिकॉग्नाइज करता है ना। मतलब कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना किसी भी व्यक्ति को अनइक्वल तरीके से ये किया जाए, और किसी के साथ अगर इनइक्वलिटी की जाती है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो बाय रूल, बाय लॉ या कानून के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कहता है। इसके अलावा नाउ देयर आर सेवरल लॉज, और उसके बाद भी देखो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 या फिर कई सारे जो प्रावधान है ना उनसे सभी को इक्वल किया गया है। आर्टिकल 14 संविधान का जो आर्टिकल 14 है ना वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वल, जो कि उसके अनुसार है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है। आर्टिकल 14 कहता है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, है ना, या फिर अपर कास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक। इसके बाद भी समय समय में कई सारे जो लॉज है ना, कानून बना बना के लोगों की जो डिग्निटी है, उनकी जो इक्वलिटी उसको किया गया है। चाहे जैसे मान लो फिजिकली कुछ, जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं या फिर कोई व्यक्ति होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, विकलांग होता है, तो उसको भी डिग्निटी और इक्वलिटी के साथ जीने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया है कानून के द्वारा, ठीक। इसके बाद देखो, हाँ, जो प्रोविज़न है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरीके से रिकॉग्नाइजेशन किया गया है इक्वलिटी का, तो देखो एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय मूल का हो, वो किसके सामने समक्ष है, बराबर है, कानून के समक्ष बराबर है ना। किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, किस किस के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसकी रेस के आधार पे, उसकी जाति के आधार पे, है ना, वो कहाँ उसने जन्म लिया, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो आसाम का हो, चाहे वो गुजरात का हो, या वो मध्य प्रदेश का, किसी भी जगह का हो, तो उसके आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, पुरुष हो या महिला हो। इसके अलावा एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक पैलेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स। तो आप किसी को भी, बच्चा जैसे अगर किसी प्लेग्राउंड्स में खेलना चाहता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, किसी भी होटल में जाने से उसको रोक नहीं सकते हो, किसी भी दुकान में जाने से उसको आप रोक नहीं सकते हो, मार्केट में भी प्रत्येक व्यक्ति बराबरी के साथ जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ना लोगों को इक्वलिटी देने का काम किया गया है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में। साथ ही साथ में जो इसके अलावा जो गवर्नमेंट है ना वो भी डिफरेंट तरीके से जो है ना लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करवाती है। जैसे एक तो होता है कि थ्रू लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो कानून होते हैं संविधान के तहत या जो संविधान होता है तो उसके तहत भी लोगों को क्या देती है, इक्वलिटी या समानता। साथ ही साथ में वो क्या करती है, समय समय में डिफरेंट प्रोग्राम्स
और स्कीम निकालती है, जैसे कि मिड डे मील है। तो मिड डे मील में क्या है, मिड डे मील में कई सारे जो बच्चे हैं ना एक साथ बैठते हैं और खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के। तो एक स्कीम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 30 सूत्रीय कार्यक्रम है जो माइनॉरिटीज़ है ना उनके विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम और स्कीम लाके जो डिसएडवांटेज वाली कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो दलित हो, माइनॉरिटी जो उनको दलित हो, आदिवासी हो या महिला हो, तो उनका डेवलपमेंट करने की कोशिश करती रहती है। अब देखो एक केस स्टडी देखते हैं मिड डे मील की। तो पहले जो मिड डे मील है ना इसके बारे में जान लेते हैं। मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ एक प्रोग्राम था जिसमें जितने भी प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल यानी 5वीं तक और 8वीं तक के जो स्कूल होते हैं उसमें गवर्नमेंट फ्री लंच देती है। क्या देती है? फ्री लंच। जब रिसेस होता है ना, जब आधी छुट्टी लगती है तो क्या देती है? फ्री लंच बच्चों को प्रोवाइड करवाती है। तो अब देखो इसमें जो है ना गवर्नमेंट कितने सारे जो मोटिव है ना उसको पूरा करती है। सबसे पहले तो क्या करती है, जो बच्चे हैं ना, गरीब बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि गाँव में या फिर जो मजदूरी वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो माता पिता है ना सुबह काम पे निकल जाते हैं, तो उनके लिए जो लंच बॉक्स है ना वो नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो सरकार है उनको क्या देती है? लंच। तो ताकि उनको ज़रूरी न्यूट्रिशन मिल जाए। इसके बाद इसमें जितनी भी जो गाँव की जितनी भी जातियों के लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो वैश्य हो, बनिया हो, है ना, या फिर वो किसी भी दलित समाज से हो या आदिवासी हो या महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, मतलब लड़की हो या लड़का हो, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। देखो किसी भी कास्ट का है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है भाई कौन किस कास्ट का है। लेकिन जब गांव में कोई त्यौहार होता है या फिर कोई शादी विवाह का जो प्रोग्राम होता है, सिर्फ उसमें एक ही जाति के लोग खाना खाते हैं। जैसे मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में था तो मैं भी मिड डे मील में खाना खाता था, क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो मैं भी मिड डे मील में खाना खाता था। तो मेरे गांव की जितनी भी जाति के लोग थे ना, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर नीची जाति के जो लोग हों या मैं हूँ, तो सब हम मिल के खाना खाते थे। तो उससे क्या होता है, बच्चों में उसी उम्र से ये पता लगने लग जाता है कि ये तो इक्वल है हमारे। जबकि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा अगर हमें इक्वलिटी लेके आनी है ना, तो एक तो जो फूड है ना लोगों का वो एक साथ कर देना, मतलब जो लोग हैं ना सब मिलके अगर बैठ के खाना खाएंगे ना, तो उनके बीच में जो इनइक्वलिटी है ना समाप्त होगी। साथ में जो मैरिज है ना, एक जाति से दूसरी जाति में नहीं होती है। तो जो इंटरकास्ट मैरिज है ना, ये भी एक प्रकार से जब होना शुरू हो जाएगी तो इंडिया में जो रिज्ड कास्ट सिस्टम है ना या फिर जो इनइक्वलिटी है ना वो कम होती जाएगी। ठीक। इसके अलावा ये जो मिड डे मील का लोगो है, 1995 में जो स्कीम शुरू हुई थी मिड डे मील, इसका लोगो है। साथ ही साथ में देखो मैंने आपको SDG बताए थे, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये 2015 में आए थे। 2015 में इनको अचीव करना है हमें 2030 में, ठीक ना। 2015 में आए थे, 2030 तक हमें प्राप्त करना है। तो उसमें जो सेकंड गोल है वो कौन सा है? जीरो हंगर, यानी कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो जो मिड डे मील है वो जीरो हंगर का जो गोल है उसको भी पूरा करता है। तो देखो मिड डे मील कितनी सारी चीज़ें एक साथ करता है। वो जो कास्ट सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, बच्चों को न्यूट्रिशन देता है ना, साथ में रहना सिखाता है, उसमें समानता की जो भावना है, इक्वलिटी की जो फीलिंग है उसको डेवलप करता है। इसके बाद है इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो देखो ये तो हमने भारत की बात करी अभी तक, जो दलित, दो केस स्टडी देखी, एक दलित की देखी, एक मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की देखी, साथ में ये देखा मिड डे मील। अब देखेंगे हम विश्व के दूसरे देशों में भी क्या इनइक्वलिटीज होती है ना। तो होता है, सच्चाई है। जैसे अमेरिका का हम केस लेते हैं। अमेरिका में क्या था कि जो अमेरिका है ना, USA, जैसे ये अमेरिका हो गया हमारा, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पे अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका में ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका से जो काले रंग के जो लोग हैं, काले जो ब्लैक पीपल हैं, उनको कहाँ से लेके जाया गया? अफ्रीका से कहाँ पे? अमेरिका में। और सदियों साल पहले, तो ये जैसे अफ्रीका है तो यहाँ से कहाँ लेके गए? अमेरिका में लेके गए। अब ये वहाँ पे जाने के बाद ये क्या काम करते थे? प्लांटेशन का काम करते थे या फिर मजदूरी का काम करते थे, या स्लेव होते थे, गुलाम होते थे। किनके? अमेरिकन्स के, जो वहाँ के लोग थे। तो इनको लंबे समय तक जो था ना कोई राइट्स नहीं था। इनको भी जिस तरीके से वाल्मीकि साहब के साथ होता मतलब ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, उसी तरीके से जैसे स्कूल में भी पीछे बिठाते थे, स्कूल में भी इनको एंटर नहीं होने देते थे। जब कोई बस जा रही है तो उस बस में भी इन लोगों को पीछे की सीट में बैठना होता था, कभी भी आगे नहीं बैठना होता था। लेकिन फिर क्या होता है अमेरिका में 1950 के बाद ये जो ब्लैक्स है ना, जो काले लोग हैं, ये क्या करते हैं?
अपने अधिकारों की मांग करना शुरू कर देते हैं। तो जो शुरुआत है ना वो रोज़ा पार्कर से होती है, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला होती है, काले जो अफ्रीका से आई हुई मूल निवासी होती है और कहाँ रहती है, अमेरिका में। तो इसको जो सीट्स का लेके जो मामला होता है ना, ये क्या होती है, थकी हुई एक सीट में बैठ जाती है बस की। तो जो एक गोरा व्यक्ति आता है उसको हटाने के लिए बोलता है, लेकिन ये नहीं हटती है। कब की बात होती है, 1954 की। तो उसके बाद से जो अमेरिका है ना उसमें सिविल राइट मूवमेंट शुरू हो जाता है अमेरिका में। तो काले लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं और कहते हैं कि हमें भी समान अधिकार मिले जो गोरे लोगों को है। और फिर जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट है एक कानून निकालती है, ये सिविल राइट एक्ट 1964, और उसमें जितने भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं काले लोगों के साथ, उनकी जाति के आधार पे, उनके धर्म के आधार पे, उसके नेशनल ओरिजिन के आधार पे, तो उनको सबको अबोलिश कर दिया जाता है। जो ये जो काले बच्चे होते हैं इनको भी स्कूल में सब जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था वो बंद हो जाता है। ठीक, तो देखो ये जो इससे पहले हमने इसमें जाना भी था कि किस तरीके से जो अमेरिका है, देखो अमेरिका की यहाँ भी देखा था हमने कि अमेरिका में जो वोटिंग राइट आया ना 65 में आया है, 1965 में। तो 1965 तक तो अमेरिका ने काले लोगों को वोट देने का अधिकार ही नहीं दिया, जो ब्लैक्स थे ना वहाँ के उनको अधिकार ही नहीं दिया, जो कि गलत था। तो इस तरीके से सिविल राइट मूवमेंट हमने जाना। ये पेंटिंग हमारे आर्ट डिपार्टमेंट में मिस्टर गिरीश चौरसिया जी ने बनाई थी। ये इसके बाद देखो आर्टिकल 15 है ना, ये प्रोहिबिशन करता है सभी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो देखो जैसे कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो सरकार है, उसके रिलीजन के आधार पर, रेस, कास्ट, उसके बैलेट ऑफर्स, उसके आधार पर आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। सभी जो जितने भी सिटीज़न हैं तो उनको कुछ भी हो, मतलब उनको सही तरीके से कंडीशन सरकार प्रोवाइड करवाएगी। साथ ही साथ में वो शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स या फिर जो एंटरटेनमेंट, सिनेमा जैसी जगह वहाँ पे भी आ जा सकते हैं, उनको वहाँ आने जाने से नहीं रोका जा सकता। तो जो आर्टिकल 15 है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 15 है वो कहता है कि ऑल आर इक्वल, यानी कि किसी भी प्रकार का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 हो गया। देखो ये आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी 2019 में। इसमें जो दलित परिवार होता है, दलित लड़की होती है, उसके साथ जिस तरीके से भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है और उसके बाद में हत्या कर दी जाती है, तो उससे संबंधित एक मूवी है। आप देखिए कि किस तरीके से दलित के साथ भेदभाव होता है। ठीक, तो ये आर्टिकल 15 क्या है, सभी प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव, उसको क्या करता है, प्रोहिबिटेड करता है। ठीक, इसके बाद आता है इक्विटी एंड इक्विलिटी। देखो इक्विलिटी की हम लगातार बात कर रहे हैं कि इक्विलिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्विलिटी इज़ नॉट इनफ, हमें इक्विटी चाहिए। क्योंकि इक्विलिटी में तो क्या होता है कि सभी लोगों को हमने एक नज़र से, पैमाने से तोल दिया। जैसे कांता देवी की कहानी थी, कांता देवी की कहानी में हमने देखा था कि देखो ये कांता देवी की कहानी है, तो कांता देवी की कहानी में हमने देखा था कि सभी जब वोटिंग राइट देने जा रहे हैं, सभी के सभी लोग, चाहे वो फार्मर हो, किसान हो, या फिर ट्रेडर हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, स्टूडेंट, तो एक लाइन में है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में जब इलाज कराने जा रहे हैं तो वो अलग अलग लाइन में हो जाएंगे, यानी कि वो गरीब की लाइन अलग होगी, अमीर की लाइन अलग होगी। यानी अमीर अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है जबकि गरीब नहीं कर सकता है। तो देखो ये तो इक्विलिटी हो गई, लेकिन इक्विटी कहाँ हुई, इक्विटी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उससे क्या क्या आ गया बीच में, उसकी गरीबी। तो देखो जैसे इस एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने सभी लोगों को एक साइज की साइकिल प्रोवाइड करवा दी है। देखो सभी लोगों को एक साइज की। अब देखो इसमें ये फिजिकल हैंडीकैप्ड है, क्या ये साइकिल को चला सकता है, नहीं। इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो ये साइकिल को नहीं चला सकता। हालांकि ये साइकिल को चला सकती है क्योंकि इसकी साइज के बराबर है, जबकि इस छोटे बच्चे को हमने साइकिल दी तो वो भी इसको नहीं चला पा रहा है। तो हमें किस टाइप की जो साइकिल है ना प्रोवाइड करवानी है, विकलांग के हिसाब से, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके हिसाब से, हाइट के हिसाब से, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को उसके हिसाब से हमें साइकिल प्रोवाइड करवानी है। यानी कि हमें इस तरीके से मेजर लेने होंगे कि जो क्वांटिटी होती है ना, अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, वो क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, है ना। तो ये होता है इक्विटी। इक्विटी क्या होती है, इक्विलिटी से भी बेटर फिनोमिना होता है। अब देखो जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में इसको पारित किया था, पास किया था इस कानून को, जिसके तहत जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जो विकलांग है, जो दिव्यांग है, तो उनको भी बराबर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए हर जगह में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो पब्लिक ग्राउंड हो,
चाहे वो स्कूल हो, और उनके लिए क्या होने चाहिए, वहाँ पे रैंप होने चाहिए। रैंप जैसे मान लो वो क्या होते हैं, जैसे इस तरीके की साइकिल से आते हैं तो उनको चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए रैंप जो होते हैं ना वो ज़रूरी होते हैं। जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में आप देखोगे हमारी बिल्डिंग में एक रैंप है, पूरी स्कूल में ऊपर जो हम सेकंड फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं तो एक रैंप है, तो वो किसके लिए, इन्हीं बच्चों के लिए होते हैं। ठीक। इसके बाद चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इक्विलिटी की है। अगर हम सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, बराबर अधिकार प्राप्त करा दें तो हमारी जो डेमोक्रेसी वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगी। हर व्यक्ति को उसका जो एक प्रकार से डिग्निटी है, उसकी जो गरिमा है, उसका जो मूल्य है, उसको बराबर मिलना चाहिए, बराबर उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी आधार पे जो हम हमारे जो डेमोक्रेसी के जो चैलेंज है जो उसको पूरा कर सकते हैं और हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो लगातार मजबूत हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। इसका एक बार फाइनल रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या हमने स्टडी किया है। तो सबसे पहले देखो हमने जो था वो इंट्रोडक्शन देखा था कि इस चैप्टर में हम जो इक्विलिटी है ना उसको देखेंगे, है ना। और जो सिविक्स होता है उसमें हम कौन कौन से टॉपिक देख पढ़ते हैं, जैसे कि पीपल पार्टिसिपेशन, रेजुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पावर्टी, पब्लिक इशू, ऐसे टॉपिक जो होते हैं ना हम किस में पढ़ते हैं, सिविक्स में। 6th क्लास में हमने पंचायती राज पढ़ा था, 7th में हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, और 8th में हम कौन सी गवर्नमेंट पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9th में इन तीनों को कॉम्बाइंड पढ़ेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इक्विलिटी जो 6th क्लास में हमने स्टडी करी थी उसी को हम आगे तरफ किस तरीके से हमें देखनी है। इसके बाद हमने कांता देवी की कहानी देखी थी, तो उसमें 2 केस बने थे। पहले केस में तो वोटिंग लाइन में बराबर थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो उसके पास पैसा नहीं होता है, तो उसकी जो इनकम लेवल है उसके आधार पे वो काफ़ी पीछे रह जाती है। इसके बाद हमने इक्विलिटी की जो डेफिनेशन थी उसको जाना कि इक्विलिटी क्या होती है। तो इक्विलिटी एक प्रकार से ऐसी स्थिति होती है जिसमें सभी लोगों को बराबर अवसर प्राप्त होते हैं। ये क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखो किस किस टाइप की इक्विलिटी होती है। तो इक्वल ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसे सोशल इक्वलिटी होती है, जेंडर इक्वलिटी होती है, रेशियल इक्वलिटी होती है, रिलीजियस राइट होते हैं, है ना। इसके अलावा इनकम जो पैसा है उसके आधार पे इक्वलिटी होनी चाहिए। जो अफोर्डेबिलिटी एंड बाई इक्वल बाइंग पावर, सभी लोगों को क्या मिलनी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी और इक्वल बाइंग पावर, यानी उसके पास उतनी इनकम होनी चाहिए जितना वो अपने घर को अच्छे से चला सके। पॉलिटिकल इक्विलिटी होनी चाहिए जिसमें 1 मैन 1 राइट तो हमारे देश में है ही, से 1 मैन 1 वोट, तो बट साथ ही साथ में जो महिलाएं हैं ना उनको भी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन मिले भारत की संसद में, भारत की विधानसभाओं में, भारत के पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है इक्वल। इसके बाद हमने इक्वल राइट टू वोट को जाना। तो इक्वल राइट टू वोट का मतलब होता है कि ऐसी वोटिंग राइट पावर जिसमें सभी लोगों को उसके धर्म के आधार पे, उसकी कास्ट के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज या सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। इसके बाद हमने जाना वोटिंग राइट इन इंडिया। तो इसकी हिस्ट्री जानी थी हमने। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950, तो तभी से सभी लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट राइट मिला है ना। कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 326 के तहत। और शुरू में तो 1950 से 1989 तक, 1950 टू 1989 तक तो जो वोटिंग राइट की जो एज थी वो कितनी थी, 21 ईयर्स, लेकिन उसको घटा के कितना कर दिया गया बाद में 1989 में 18 ईयर्स। ये इसका सिंबल है हमारे चुनाव आयोग का। ये जो चुनाव आयोग है हमारा, निर्वाचन आयोग है, उसके बाहर जो उसका जो बोर्ड है ना। इसके अलावा जो नोटा है, नोटा के बारे में आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि नोटा क्या होता है, वो आपको वो बताएंगे आपको इसके बारे में, है ना। इसके बाद है 2 केस स्टडी जानी हमने। पहली जो केस स्टडी थी वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की थी, जो दलित होते हैं उनके साथ किस तरीके से स्कूल में भेदभाव होता है। दूसरी केस स्टडी थी हमारी मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की, जो कि अपार्टमेंट लेने जाते हैं, उनके पास पैसा भी खूब होता है, लेकिन उनके खाने पीने की जो खाना पीना और मतलब उनका जो फूड है, फूड चॉइस और उनकी जो नेम होते हैं, सरनेम जो होते हैं, उसी के आधार पे उनको साथ बहुत ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इस प्रकार से दोनों डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो डिग्निटी पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो या अंसारी फैमिली हो, उनको भी उतना इक्वल ट्रीट, मतलब उनको ट्रीट होने का अधिकार है जितना दूसरे लोगों को है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब मैं दिल्ली प्रिपरेशन कर रहा था
सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। तो वहाँ पे मैंने, मेरे कुछ दोस्त थे जो कश्मीर से थे, तो उनकी कहानी सुनी। तो बताते थे कि जो वो इन दिल्ली में जब रूम लेने जाते हैं ना, अपार्टमेंट लेने जाते हैं ना, तो जब उनको अपार्टमेंट लेने के लिए पूछता है लैंडलॉर्ड कि आप कहाँ से, तो कहते हैं कि हम श्रीनगर से या कश्मीर से हैं। तो फिर जो अपार्टमेंट वाला जो लैंडलॉर्ड जो होता है ना, वो मना कर देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो भारत के जो सभी स्टेट हैं वो हमारे हैं, हमारे, और वो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना वो भी हमारे हैं। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको भी डिग्निटी मिलनी चाहिए। इसके बाद इक्वलिटी नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिया में जो इक्वलिटी सही तरीके से नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग तो अमीर है और कुछ ज़्यादातर लोग गरीब हैं। कास्ट सिस्टम हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दलित के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। माइनॉरिटीज़ में आते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी, है ना, 6 कम्युनिटीज़ आती है माइनॉरिटीज़ में। इसके अलावा इक्वलिटी जो हमारी डेमोक्रेसी में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज करता है ना, सभी लोगों को बराबर अधिकार देता है। साथ ही साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इक्वल जो रूल ऑफ लॉ है ना उसके तहत सबको बराबर मानता है। गवर्नमेंट भी जो जो डिफरेंट लॉज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो इक्वलिटी नहीं उसको दूर करती है। ठीक, इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम और स्कीम से भी जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है उनको फ़ायदा पहुंचाती है। जैसे उसमें जो प्रोग्राम है उसमें मिड डे मील है, तो 1995 में शुरू हुआ था। किस तरीके से इसमें जो सभी गांव के या फिर जो उस जगह के जो पर्टिकुलर जगह है वहाँ के सभी जो बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। शहरों में भी चलता है मिड डे मील, है ना, तो वहाँ के सभी बच्चे एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो जो कास्ट सिस्टम है ना वो धीरे धीरे इससे कम होगा। साथ ही साथ में जो बच्चे हैं उनमें भी न्यूट्रिशन भी लेवल भी अच्छे से होगा। ये जीरो हंगर जो हमारा सेकंड SDG गोल था इसको जाना, ये मिड डे मील का लोगो था। इसके बाद अमेरिका का केस जाना हमने कि 1964 तक अमेरिका में क्या था, अमेरिका के जो ब्लैक्स थे, जो काले लोग थे, उनको वोटिंग राइट नहीं था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। लेकिन 1964 में कौन सा मूवमेंट शुरू हुआ, सिविल राइट मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो इसके बाद से वहाँ पे क्या सभी लोगों को बराबर अधिकार मिल गया, वोटिंग राइट भी मिल गया। फिर इसके बाद हमने आर्टिकल 15 को जाना। ये हमारे संविधान का आर्टिकल 15 है, फंडामेंटल राइट है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति के साथ, उसकी रिलीजन, उसकी रेस, उसकी कास्ट, उसके सेक्स या बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, है ना। फिर लास्ट में इसके बाद हमने जाना इक्विटी और इक्विलिटी के बारे में। तो इक्विटी और इक्विटी होनी चाहिए, इक्विलिटी तो होनी चाहिए पर उसमें भी इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कांता देवी का केस था, तो कांता देवी को इक्विटी तब मिलेगी जब उसको इनकम लेवल भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। इसके बाद हमने चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी को जाना। तो चैलेंज हमारे जो डेमोक्रेसी में जो डिग्निटी और इक्वलिटी का मामला है तो वो तभी दूर होगा, और जब दूर हो जाएगा तभी हमारी जो डेमोक्रेसी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था हमने उसको कंप्लीट कर लिया। तो इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके 2 कोटेशन है। पहला तो आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी। तो मैं ऐसे धर्म में या ऐसे मत में विश्वास करता हूँ जो कि सिखाता हो हमें क्या क्या, लिबर्टी यानी कि आज़ादी, इक्वलिटी यानी कि समानता, और फर्टेनिटी यानी कि भाई बंधुता, ब्रदरहुड की जो फीलिंग लेके आते हो, ऐसे धर्म में या ऐसे मत में या ऐसे संप्रदाय में मैं विश्वास करता हूँ। इसके अलावा देखो हमारी टेक्स्ट बुक में ये लाइन, ये जो कोटेशन है ये है, नथिंग इज़ मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में ना जिए। यानी कि कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को डिग्निटी मिलनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, नमस्कार।